गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एचआरपी नर्सिंग कैरियर पॉइंट के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आप सभी को ज्ञात है कि नोरसेट 2023 का नोटिफिकेशन साइट के ऊपर अपलोड कर दिया गया है। तो इसी के बेसिस को ध्यान में रखते हुए है ना, एचआरपी टीम ने कुछ स्पेशल कंटेंट आप लोगों के लिए प्रिपेयर करने का प्लान किया है। तो इसी बेसिस से आज अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हमेशा एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, आज हमारा टॉपिक होगा इम्यूनिटी। यानी कि हम आपके साथ इम्यूनिटी के बेसिस जितने भी माइनर पॉइंट हैं जो कि एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं उनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज हम अपना इम्पोर्टेंट सेशन शुरू करते हैं कि इम्यूनिटी क्या होती है और इससे रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के अंदर पुटअप किए जाते हैं। सबसे पहले देखो हम बात करते हैं इम्यूनिटी की, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखना इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है। इम्यूनिटी का मतलब यानी कि हम यहाँ पर इसके डेफिनेशन की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट वन है डेफिनेशन ऑफ इम्यूनिटी। देखो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है चारों तरफ और वो जैसे ही किसी भी पाथवे से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो व्यक्ति इसकी वजह से इन्फेक्टेड हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इम्यूनिटी को समझने के लिए अपने को समझना पड़ेगा बाहर से जो भी कंटेंट, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह जो बॉडी के अंदर एंटर करके और बॉडी को इन्फेक्टेड करते हैं उन सभी को हम बोलते हैं एंटीजन। उसको हम किस नाम से जानते हैं फ्रेंड्स? एंटीजन के नाम से जानते हैं। क्लियर है? एंटीजन का मतलब क्या हो गया? वो सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो किसी भी इंडिविजुअल या ह्यूमन बॉडी को क्या कर सकते हैं? इन्फेक्टेड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटीजन। अब क्या होता है, जैसे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है और इन्फेक्शन करने के बाद में अब हमारी बॉडी का एक स्पेशल डिफेंस सिस्टम होता है जो इस एंटीजन के अगेंस्ट डेवलप होता है, ठीक है ना। तो याद रखिए एंटीजन के अगेंस्ट, है ना, इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर जो भी यूनिट डेवलप होती है ना उसको हम बोलते हैं यहाँ पर एंटीबॉडी। किस नाम से जानते हैं? उसको हम बोलते हैं यहाँ पर एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी का मतलब क्या हो गया? जो ह्यूमन बॉडी के अंदर डेवलप होता है किसके अगेंस्ट होगा? एंटीजन के अगेंस्ट होगा। सेकेंड वन थिंग, एंटीजन हमेशा बाहरी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बॉडी के अंदर आएगा और इसके अगेंस्ट, इसके इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए बॉडी के अंदर जो प्रोटीनियस मॉलिक्यूल डेवलप होते हैं जो कि इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एंटीबॉडी। तो अगर मैं डेफिनेशन ऑफ इम्यूनिटी की बात करूं तो किसी भी एंटीजन के इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी का डेवलपमेंट होता है और हमें उस इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। इस टोटल इम्यून, इस पूरी की पूरी एक सिस्टम को अपन यहाँ पर क्या बोलेंगे? इम्यूनिटी। या इस पावर को हम क्या बोलेंगे? इम्यूनिटी बोलेंगे। यानी कि बॉडी का ऐसा पावर जो हमें किसी भी इन्फेक्शन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से थोड़ा सा प्रोटेक्ट रखता है और दूसरी बात हमें डिफरेंट इन्फेक्शन के जो भी साइन सिम्टम होते हैं उससे हमें रिकवर करने में हेल्प करता है। उसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर इम्यूनिटी बोलेंगे। क्लियर हो गया? इसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी। तो यहाँ से नेक्स्ट वन हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी। स्टूडेंट्स यहाँ से हमेशा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इम्यूनिटी को क्लासिफाई करने के अकॉर्डिंग कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। देखिए ये है हमारे पास इम्यूनिटी। क्लियर है? यहाँ से हम इसको डिस्क्राइब करेंगे ना, दो टाइप्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं जिसमें सबसे फर्स्ट वन है इन्नेट। सबसे फर्स्ट वन है कौन सा? इन्नेट इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी का सेकंड क्लासिफिकेशन होता है जिसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है ना। देखो इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? जो बाय बर्थ डेवलप होती है ना, यानी कि ऐसी इम्यून पावर जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होगा, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो सकती है। यानी कि जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल से एक जनरेशन से, यानी कि पेरेंटहुड से लेकर और नेक्स्ट जनरेशन जो डेवलप होती है तो उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। दूसरी बात है ये जो इन्नेट इम्यूनिटी है ना,
इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होगा, यानी कि ऐसी इम्यूनिटी जो किसी भी इंडिविजुअल के अंदर बाय बर्थ गेन किया जाता है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफर हो सकती है, उसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, इन्नेट इम्यूनिटी। सेकेंड वन थिंग अपन बात करते हैं कौन सा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, गेन करना यानी कि प्राप्त करना। मतलब अगर कोई भी इंडिविजुअल है ना अपनी होल लाइफ के अंदर अगर कोई इम्यून पावर डेवलप करता है किसी भी डिजीज से रिलेटेड, तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यानी कि आफ्टर बर्थ, यहाँ से देखना ये कब डेवलप होती है, आफ्टर बर्थ जो डेवलप होती है। दूसरी बात, ये इंडिविजुअल की लाइफ स्टाइल 24 आवर्स के अंदर वो अपनी डेली रूटीन लाइफ कैसा स्पेंड करता है उसके अकॉर्डिंग ये डेवलप होगी। दूसरी बात, ये न्यूट्रिशनल लेवल के ऊपर डिपेंड करती है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगी। उसके अलावा अपने चारों तरफ किस सोसाइटी के अंदर, किस कम्युनिटी के अंदर हम रहते हैं, वहाँ का सैनिटेशन कैसा है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट वगैरह इनटेक कैसा है। दूसरी बात है इंडिविजुअल की, डिफरेंट इंडिविजुअल से एक्वायर्ड इम्यूनिटी लेवल होता है ना वो डिफरेंट होता है। एक वो व्यक्ति है, ध्यान से सुनना, एक वो व्यक्ति है जो न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं ले पाता, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल को कंटिन्यू करता है, और एक दूसरा पर्सन है उसी के पैरेलल जो कि बहुत एक्टिव है, सुबह अर्ली मॉर्निंग वेकअप, टाइम से उठना, अपनी डेली रूटीन लाइफ कंटिन्यू करना, ठीक है। अपने आप को एक्सटर्नल कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उससे रिलेटेड वो एडजस्ट करने की कोशिश करता है। तो उसका मतलब जो व्यक्ति ऑप्टिमम अपने आप को प्रॉपर क्या बोल सकते हैं, डेवलप्ड रखता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अपडेट रखता है, उसका डिफेंस पावर उतना ही क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब होगा जो आफ्टर बर्थ डेवलप होती है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल के अंदर, ये वाली इम्यूनिटी का लेवल क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के भी आगे क्लासिफिकेशन है, जिसके अंदर आते हैं 2 क्लासिफिकेशन। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स याद रखना, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को 2 टाइप में क्लासिफाई करते हैं। एक तो है एक्टिव इम्यूनिटी, है ना, फर्स्ट वन कौन सा हो गया, एक्टिव इम्यूनिटी, और एक होता है यहाँ पर पैसिव इम्यूनिटी। क्लियर है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहीं से क्वेश्चन पुटअप होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। देखिए एक्टिव का मतलब क्या होता है, अगर मैं मेरा काम अगर खुद करूंगा तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरे द्वारा कोई भी मेरा काम अगर किया जाएगा दैट इज बेस्ट परफॉर्मेंस दिया जाएगा। आई बात समझे। अगर मेरा काम मैं किसी दूसरे इंडिविजुअल से करवाता हूं तो इसका मतलब है उसका आउटपुट इतना बेस्ट नहीं होगा जितना मैं मेरा काम खुद कर पाऊंगा। तो एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या हो गया, मेरी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी का डेवलपमेंट होता है, दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी। अब एक बात बताओ, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हमेशा एंटीबॉडी का एक्टिवेशन कब होता है, जब बाहर से एनवायरनमेंट से क्या आता है, एंटीजन आता है। याद रखिए, है ना। जैसे कोई भी बीमारी होती है तो बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी के अंदर क्या बनी, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हुआ। यानी कि एंटीबॉडी का एक्टिवेशन या फिर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन के लिए अपने को क्या चाहिए, एंटीजन का एंट्रेंस मस्ट बी नेसेसरी है। और यहाँ पर एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब बॉडी के अंदर यहाँ पर किसका डेवलपमेंट होगा, एंटीबॉडी का डेवलपमेंट होगा। तो अब एक बात बताइए, अगर यहाँ से हम देखेंगे ना तो अगर बॉडी के अंदर यदि एंटीबॉडी बन रही है तो बाहर से क्या आएगा, बाहर से आएगा एंटीजन। तो इसका मतलब ये स्टार लाइन है, यहां से कंसंट्रेट करना कि एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर बाहर से आउटसाइड एनवायरनमेंट से तो क्या आता है, एंटीजन, और हमारी बॉडी इसके अगेंस्ट क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। ये कंडीशन मैंने अप्लाई कर दी यहां पर, ठीक है ना। सबसे फर्स्ट वन एक्टिव इम्यूनिटी, बाहर से आउटसाइड ऑफ ह्यूमन बॉडी से क्या किसकी एंट्री हुई, एंटीजन की, और इसके अगेंस्ट क्या बना, एंटीबॉडी। किसके अंदर, उस बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनी है जिसके अंदर किसका एंट्री हुआ है, एंटीजन का। क्लियर हो गया। इसके बाद में इसी का सेकंड वन क्लासिफिकेशन के ऊपर जाते हैं हम, कौन सा है, पैसिव इम्यूनिटी। तो क्लियर है यहाँ पर, पैसिव का मतलब क्या हो गया, सेम। मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई एक्सप्लेन करता हूं। पैसिव का मतलब हो गया कि जैसे देखो
कोई एक क्लासरूम होता है, उसके अंदर 50 स्टूडेंट है, उसमें से अगर टीचर को रेस्पॉन्स करते हैं तो इसका मतलब अगर 5 स्टूडेंट्स यदि रेस्पॉन्स कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो एक्टिव है। ओनली 5 स्टूडेंट्स आर एक्टिवली पार्टिसिपेट ड्यूरिंग टीचर एंड स्टूडेंट आंसर और क्वेश्चन आंसर के अंदर, है ना। तो वही बात है, पैसिव का मतलब 45 जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। और यहां पर यदि पैसिव की बात करें, अगर मेरी खुद की बॉडी अगर एंटीबॉडी बना रही है तो कौन सा हो गया, एक्टिव हो गया। इसका मतलब जिस व्यक्ति के अंदर हम एंटीबॉडी की स्टडी करते हैं, इम्यूनिटी की स्टडी करेंगे, अगर उसकी खुद की बॉडी अगर एंटीबॉडी बना रही है तो क्या होगा, एंटीजन होगा, सॉरी एक्टिव होगी। लेकिन अगर बॉडी के अंदर यदि एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो अपने को तो क्या चाहिए, एंटीबॉडी चाहिए ना। तो इसका मतलब अपने को बाहर से क्या डालना पड़ेगा, एंटीबॉडी डालना पड़ेगा। यानी कि पैसिव इम्यूनिटी का मतलब वो इम्यूनिटी जिसके अंदर बॉडी के अंदर एंटीबॉडी नहीं बनती है, और अपने को क्या चाहिए, लास्ट में डिफेंस के लिए क्या चाहिए, एंटीबॉडी चाहिए। तो बाहर से आउटसाइड से डायरेक्टली क्या इंट्रोड्यूस किया जाएगा, एंटीबॉडी का इंट्रोडक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। तो यहां से जो ये एक लाइन में अगर इनका मैं मीनिंग समझाऊं आपको डियर स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा देखना। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होना, बाय द वे किसके द्वारा, मेन रीजन क्या है, बाहर से एंटीजन की एंट्री होगी, ठीक है ना। यानी कि बाहर से एंटीजन आएगा और बॉडी के अंदर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी। और यहां पर ह्यूमन बॉडी इतना समर्थ, इतना एबल नहीं है कि डायरेक्टली एंटीबॉडी बना सके, तो इसके लिए बाहर से डायरेक्टली क्या आएगा, एंटीबॉडी का एंट्रेंस होगा। तो मतलब क्लियर है दोनों के अंदर डिफरेंस। यहां पर बाहर से किसकी एंट्री हो रही है, एंटीजन की, और यहां पर किसकी एंट्री होगी, एंटीबॉडी की। अब ये जो एंट्री हो रही है ना, इसके बेसिस पर भी एक्टिव इम्यूनिटी है ना, वो दो टाइप के अंदर क्लासिफाई करते हैं। और यही से क्वेश्चन आता है कि एक्टिव इम्यूनिटी को कितनी टाइप्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं। तो देखना यहां पर है सबसे फर्स्ट वन, अगर अपन बात करें, एक तो हो गया नेचुरल, कौन सा होता है, नेचुरल, और इसी का सेकंड होता है जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल, ठीक है ना। तो इसका मतलब दो टाइप में क्लासिफाई कर दिया। सबसे पहले नेचुरल, नेचुरल का मतलब क्या होता है, अपने आप, यानी कि जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होगा। अब एक बात बताओ, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर, अब देख रहे हैं यहां से, एक्वायर्ड का मतलब क्या हो गया, आफ्टर बर्थ, एक्टिव का मतलब बाहर से क्या आएगा, एंटीजन, एंटीजन का मतलब बैक्टीरिया हो सकता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट, उसको भी हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, एंटीजन ही बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वैसे वैसे कंडीशन अप्लाई कीजिए। आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ बाहर से एंटीजन आएगा, और वो भी कैसा आएगा, नेचुरल आएगा, अपने आप आएगा। ऐसी कौन सी कंडीशन होती है अपनी लाइफ टाइम में कि जिसके अंदर बाहर से बैक्टीरिया अपने आप आता है और इन्फेक्शन करेगा, और उसके अगेंस्ट क्या बनेगी, एंटीबॉडी बनेगी। अरे कोई भी बीमारी होती है तो यही तो प्रोसेस अप्लाई होती है। कैसे, जैसे देखो बाहर से आया स्मॉल पॉक्स, कौन सा आया, स्मॉल पॉक्स, है ना। आफ्टर बर्थ स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन किसी भी व्यक्ति को होता है तो ये क्या है, एंटीजन है कि नहीं है, है ना। आफ्टर बर्थ आया तो किसका, एक्वायर्ड में चला जाएगा। नेचुरल, कोई भी बैक्टीरिया वायरस जब एंट्री करता है तो हमसे पूछता नहीं है कि भाई साहब मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, क्योंकि अपने आप एंट्री करके जब साइन सिम्टम अपीयर करता है तब अपने को पता लगता है कि अपने को क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया। इसका मतलब क्लियर है कि अपने को कोई भी इन्फेक्शन होता है ना, है ना, ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन होगा, या फिर बोल सकते हैं क्लिनिकल, है ना, क्लिनिकल या फिर सब क्लिनिकल, ठीक है ना, क्लिनिकल या सब क्लिनिकल इन्फेक्शन अगर कभी भी होता है तो सेम कंडीशन अप्लाई होती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर कुछ भी इन्फेक्शन का नाम लिख सकते हैं, स्मॉल पॉक्स हो गया, ठीक है, या फिर चिकन पॉक्स हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट वन है नेचुरली अपनी होल लाइफ ड्यूरेशन के दौरान किसी भी इन्फेक्शन की वजह से अगर एंटीबॉडी बनती है ना, तो किसका एग्जाम्पल होगा, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, है ना। वहां पर दे सकता है कि कोई व्यक्ति है स्मॉल पॉक्स से सफर कर रहा है, ठीक है, उसके अंदर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हुआ, तो बताओ उसके अंदर कौन से टाइप की इम्यूनिटी डेवलप हुई। तो वहां पर देखो बाहर से आया तो क्या, एंटीजन
आया, इसका मतलब कौन से टाइप की इम्यूनिटी होगी, एक्टिव इम्यूनिटी। दूसरी बात यह है आफ्टर बर्थ है तो कौन सा, एक्वायर्ड होगा। इसके अलावा अपने आप हो रहा है, अपना उसके अंदर कोई इंटरफेयर नहीं है तो कौन सी हो जाएगी, नेचुरल। तो कोई भी इन्फेक्शन के द्वारा अगर इम्यूनिटी डेवलप होती है ना तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यहां पर फर्स्ट वन क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया। इसके बाद में आफ्टर देन हम देखते हैं कौन सा, आर्टिफिशियल, यानी कि एक्टिव का ही आर्टिफिशियल। कंडीशन अप्लाई कीजिए, बाहर से क्या आएगा, एंटीजन आया, और वो भी आर्टिफिशियल। अब देखो आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल का मतलब होता है रेडीमेड, यानी कि हम तैयार करते हैं अपने अनुसार, हम उसको मॉडिफाई करते हैं। ऐसी कौन सी कंडीशन है कि आफ्टर बर्थ हम एंटीजन को मॉडिफाई करके और फिर इंट्रोड्यूस करवाएंगे। कुछ याद आया, वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन की प्रोसेस में ऐसा ही होता है। कैसे, पोलियो वायरस है ना, पोलियो वायरस अगर एक लाइव वायरस है, पोलियो वायरस नेचुरली अगर किसी को अगर इन्फेक्टेड करता है तो उसके अंदर पोलियो का इन्फेक्शन होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, पोलियो वायरस की पैथोजेनिसिटी को तो क्या कर देते हैं, कम, और इम्यूनोजेनिसिटी को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और ये लो, ये वायरस है, इसकी पैथोजेनिसिटी को तो कम कर दो, डिजीज प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी कम कर दिया, और डिजीज प्रोटेक्टिंग कैपेसिटी को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। जब ये होगा तो वो क्या बन गई, वैक्सीन बन गई ना। तो वैक्सीन के अंदर क्या होते हैं, सारे एंटीजन ही होते हैं। आई बात समझ में। वैक्सीन के अंदर क्या क्या हो सकता है, लाइव बैक्टीरिया या फिर वायरस, है ना, यानी कि लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर उसका न्यूक्लिक एसिड डीएनए या फिर आरएनए, या फिर उनका टॉक्सिक सब्सटेंस हो सकता है, या फिर उनका सेलुलर फ्रेगमेंट, उसका जो प्रोटीन चैन है ना, कुछ भी हम यूज कर सकते हैं। या तो उनका बोल सकते हैं बॉडी पार्ट हो गया टॉक्सिक, जैसे टेटनस टॉक्सोइड है ना, तो टॉक्सिक एलिमेंट भी हम यूज कर सकते हैं। सभी को हम वैक्सीन के तौर पर यूज करते हैं। तो सारे के सारे जितनी भी वैक्सीन है सब एंटीजन का रूप है, ठीक है ना। बॉडी के अंदर एंटर करवाते हैं तो उसके बाद में बॉडी के अंदर क्या डेवलप होती है, एंटीबॉडी। वही है आफ्टर बर्थ इम्यूनाइजेशन करते हैं तो इसकी वजह से हम उनको क्या कर दिया, हमने उसको उनके थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। तो आर्टिफिशियल के अंदर जितना भी इम्यूनाइजेशन है ना, याद रखना, जितना भी इम्यूनाइजेशन या फिर वैक्सीनेशन, ये जो प्रोसेस होता है ना, वो किसका एग्जांपल है, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर हो गया। आ सकता है किसी भी वैक्सीन का नाम दे दिया, है ना, और पूछ लिया कि इससे कौन से टाइप की इम्यूनिटी डेवलप होगी, तो भी यही आएगा। या फिर ये दे सकता है एग्जाम के अंदर कि बाय द इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज डेवलप इन एनी पर्सन, तो वहां पर भी आपको समझना चाहिए इम्यूनाइजेशन का मतलब एंटीजन की क्या हो रही, एंट्री, लेकिन उसको हमने क्या किया, मॉडिफाई किया। इसका मतलब किस में जाएगा, आर्टिफिशियल के अंदर। आई बात समझ में। तो दोनों को अगर मैं कंबाइंडली देखूंगा यहाँ पर, तो अगर अपन यहाँ पर एक्टिव इम्यूनिटी देखेंगे तो कंडीशन अप्लाई हो रही है, बाहर से क्या जा रहा है, एंटीजन। बॉडी के अंदर किसका डेवलपमेंट हो रहा है, एंटीबॉडी का। अगर यही एंटीजन अपने आप जा रहा है विदाउट एनी इंटरफेयर ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो कौन सा हो जाएगा, नेचुरल। यानी कि कोई भी इन्फेक्शन की कंडीशन में यही कंडीशन अप्लाई होती है, ठीक है। तो कोई भी इन्फेक्शन का नाम दे दिया या फिर डायरेक्टली दे दिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन की वजह से उसके बाद में जो इम्यूनिटी डेवलप होती है कौन से टाइप की होगी, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। या फिर इसका दे दिया दूसरा कि इम्यूनाइजेशन या फिर वैक्सीनेशन की प्रोसेस के द्वारा यहाँ पर कौन से टाइप की इम्यूनिटी बनेगी, तो कौन से टाइप की होगी, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं, इसका सेकंड वन प्रोसेस है, दूसरा कौन सा, पैसिव इम्यूनिटी। देखो यहाँ पर मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन के तौर पर क्या बताया था कि पैसिव के अंदर ह्यूमन बॉडी इतना एबल नहीं होती है कि वो एंटीबॉडी बना सके, तो बाहर से डायरेक्टली क्या आएगा, एंटीबॉडी आएगी। वही बिल्कुल इसकी तरह अगर बाहर से एंटीबॉडी नेचुरल अपने आप आ रही है तो किस में जाएगा, नेचुरल के अंदर। तो इसकी बेसिस से इसके भी दो क्लासिफिकेशन हो गया। इसमें सबसे फर्स्ट वन है कौन सा, नेचुरल। क्लियर है। और दूसरा है कौन सा, आर्टिफिशियल। ठीक है। तो यहां से हम देखते हैं पैसिव इम्यूनिटी के दो क्लासिफिकेशन, एक तो होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। देखो नेचुरल का मतलब अपने आप, तो ऐसी कौन सी प्रोसेस है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ऐसा कौन सा प्रोसीजर या कौन सा मैकेनिज्म है कि जिसके अंदर आफ्टर बर्थ यानी कि लाइफ स्पान शुरू होने के बाद में इंडिविजुअल के अंदर नेचुरली डायरेक्टली एंटीबॉडी का एंट्रेंस होता है। ठीक है ना। दो कंडीशन होती हैं, एक तो इम्यूनोग्लोबुलिन जी, IgG, क्लियर है, और एक होता है IgA,
याद रखिए मदर से, है ना, इसके बेसिस पर थोड़ा सा बता रहा हूं। ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन लाइफ या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है ना, मदर से इम्यूनोग्लोबुलिन जी फीटस के अंदर क्या करता है, ट्रांसफर होता है थ्रू दी ट्रांसप्लासेंटल, ठीक है ना, मतलब प्लासेंटा के द्वारा ट्रांसफर होकर इम्यूनोग्लोबुलिन जी मदर से और फीटस में ट्रांसफर हो गया। इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन है ना, ये एक टाइप की एंटीबॉडी है। बाहर से क्या गया, एंटीबॉडी। देखा मैंने बोला था ना कि बाहर से डायरेक्टली एंटीबॉडी का ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पर अपने आप अगर प्रेगनेंसी मेंटेन होगी तो 100% है कि मदर से फीटस के अंदर प्लासेंटा के थ्रू एंटीबॉडी यानी कि आईजीजी का ट्रांसफर होगा। तो पहला तो एग्जाम्पल कौन सा आ गया, आईजीजी का ट्रांसफर होना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पर मदर से फीटस के अंदर प्लासेंटा के थ्रू, पहला तो ये आ गया। दूसरा है आईजीए। आईजीए देखो, ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन ए है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी जितनी भी बॉडी फ्लूइड है ना, उनके अंदर कौन सी प्रेजेंट होती है, यहाँ पर आईजीए प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। और मोस्टली यदि हम देखेंगे आफ्टर बर्थ, है ना, जन्म के बाद में जैसे ही बच्चे का बर्थ होता है, तो ड्यूरिंग जो शुरू के जो 3 से 4 डेज होता है, फर्स्ट 3 to 4 डेज होता है ना, जो मदर मिल्क होता है दैट इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। क्या बोलते हैं उसको, कोलेस्ट्रम। तो मदर मिल्क के अंदर या कोलेस्ट्रम के अंदर आफ्टर बर्थ है, ठीक है, जो न्यूनेट होता है ना, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग करता है, तो ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा मदर से और न्यूनेट के अंदर मिल्क के द्वारा जो ट्रांसफर होती है ना, वो कौन सी एंटीबॉडी होती है, आईजीए का ट्रांसफर होता है। तो ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा तो कौन सी ट्रांसफर होगी, आईजीए, और प्लासेंटा के द्वारा कौन सा होगा, आईजीजी। नेचुरली होते, देखो अगर बच्चे का जन्म हुआ तो ओबियसली है ब्रेस्ट फीडिंग करेगा, और ब्रेस्ट फीडिंग करेगा तो 100% है ब्रेस्ट मिल्क के अंदर किसका प्रेजेंस पाया जाएगा, आईजीए का। तो इसके ये भी प्रोसेस नेचुरल है और आईजीए का भी ट्रांसफर होना क्या होगा, नेचुरल। तो इसकी वजह से देखो अपने आप एंटीबॉडी का ट्रांसफर हो रहा है एक से दूसरे में, मदर से फीटस में और मदर से नियोनेट के अंदर। क्लियर हो गया। तो यहां पर अपने आप किसका, एंटीबॉडी का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर जो क्वेश्चन आएगा ना, कैसे अराइज होगा एग्जाम के अंदर, यहां पर आ सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज डेवलप इन फीटस थ्रू प्लासेंटा, या फिर मदर से फीटस के अंदर कौन सी टाइप की इम्यूनिटी ट्रांसफर होती है। तो वहां पर आपको लिखना पड़ेगा आंसर में नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, या फिर हो सकता है कि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर कौन से टाइप की इम्यूनिटी डेवलप होती है ना, तो वहां पर भी नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, या फिर हो सकता है नियोनेट को मदर से कौन से टाइप की इम्यूनिटी डेवलप होगी या मिलेगी या रिसीव करेगा, वो कौन सा, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्वेश्चन कैसे भी घुमाए, कॉन्सेप्ट सिंपल है कि बाहर से एंटीबॉडी नेचुरली अपने आप ट्रांसफर होगी, एक तो प्रेगनेंसी के टाइम पर और एक आफ्टर बर्थ ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। क्लियर हो गया, ये हो गया नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसके बाद में हम बात करते हैं कौन सा, यहाँ पर है कौन सा, आर्टिफिशियल। तो देखिए आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, वही बिल्कुल सेम पीछे जो बताया ना भी कॉन्सेप्ट, कि जिसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, यानी कि यहाँ पर एंटीबॉडी को हम लैब्स के अंदर तैयार करते हैं। किन में तैयार करेंगे, लैब्स के अंदर तैयार करके, और फिर उसके बाद में हम उनको टारगेट इंडिविजुअल के अंदर क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। यानी कि लैब सिचुएशन, लैब के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है ताकि आर्टिफिशियल एंटीबॉडी का डेवलपमेंट हो सके। आर्टिफिशियल एंटीबॉडी तैयार करके और टारगेट टिश्यू के अंदर, टारगेट इंडिविजुअल के अंदर हम उसको इन्वेड कर देते हैं, इम्प्लांट कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और इसका एग्जांपल है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है ना। कौन सा है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। और जिस भी एंटीबॉडी के पीछे MAB, याद रखना, जिस भी एंटीबॉडी के पीछे MAB लगता है ना, इसका मतलब है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ पर पैसिव के अंदर, यहाँ पर एंटीबॉडी ट्रांसफर हो रही है लेकिन वो नेचुरल प्रोसेस से ट्रांसफर हो रही है। यहाँ पर भी एंटीबॉडी ट्रांसफर होगी लेकिन उसको पहले तैयार किया जाएगा, प्रिपेयर किया जाएगा, उसके बाद में हम इसको क्या करते हैं, टारगेट टिश्यू के अंदर इम्प्लांट करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी, दो टाइप का,
इनेट और एक्वायर्ड, ये बाय बर्थ, ये आफ्टर बर्थ, इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होगा। इसके ऊपर ये इंडिविजुअल की लाइफ स्टाइल के ऊपर डिपेंड होती है। ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो सकती है। ये इंडिविजुअल के अंदर डिफरेंट टू डिफरेंट पाई जाती है और नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर इसका कोई इफेक्ट डेवलप नहीं होगा। ये दो टाइप की होती है, एक एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर बाहर से क्या आएगा, एंटीजन, और बॉडी के अंदर क्या बनेगी, एंटीबॉडी। अगर नेचुरली आएगा तो वो नेचुरल एक्टिव के अंदर जाएगा। यहाँ पर कोई भी इन्फेक्शन का नाम आप यहाँ पर ले सकते हैं। और एक्टिव का दूसरा है यहाँ पर कौन सा, आर्टिफिशियल। इसका मतलब वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन की प्रोसेस किसके अंदर आएगी, यहाँ पर आर्टिफिशियल के अंदर। सेकेंड वन अगर अपन बात करें पैसिव का, बिल्कुल क्लियर बात है, बाहर से क्या आया, एंटीबॉडी। अगर यही एंटीबॉडी अगर नेचुरल प्रोसेस से आता है, और हमें से ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पर यहां से क्वेश्चन पुटअप नहीं हुआ हो अभी तक, ठीक है ना। तो इम्यूनोग्लोबुलिन जी और इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ये दोनों के दोनों नेचुरली अपने आप ट्रांसफर होते हैं। ये तो ट्रांसप्लासेंटल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और ये है आफ्टर बर्थ ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग फ्रॉम मदर टू न्यूबॉर्न बेबी या फिर नियोनेट के अंदर। क्लियर हो गया, दोनों के अंदर एंटीबॉडी अपने आप ट्रांसफर हो रही है, तो नेचुरल हो जाएगा। और आर्टिफिशियल का मतलब हम खुद एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करके लैब के अंदर और फिर उसको किसी भी टारगेट इंडिविजुअल के अंदर क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो इस तरीके से एग्जाम के अंदर हमेशा यहां से लेकर ये जो 4 क्लासिफिकेशन है ना, इसमें क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ठीक है। ये देखा हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं छोटे छोटे, उनका हम अभी यहां से डिस्कशन करेंगे। तो देखो यहां से इम्यूनिटी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, क्लियर है। अब इम्यूनिटी के अंदर कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम के अंदर हमेशा क्वेश्चन पुटअप होते हैं। इसमें देखिए सबसे पहला है जिसको हम बोलते हैं कंबाइंड इम्यूनिटी। पहला है कंबाइंड इम्यूनिटी। अब देखो यहां पर कंबाइंड इम्यूनिटी का मतलब क्या होगा। कंबाइंड का मतलब क्या होता है, दो एक साथ। तो इसका मतलब क्लियर हो गया। यहां पर एक तो क्या है एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी कौन सा है, पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव के अंदर बाहर से क्या आएगा, एंटीजन, और बॉडी के अंदर क्या बनेगी, एंटीबॉडी। पैसिव के अंदर बाहर से क्या आएगा, एंटीबॉडी ही आएगी, चाहे वो नेचुरल आए चाहे आर्टिफिशियल आए। अगर किसी एक ही इंडिविजुअल के अंदर, ठीक है ना, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी एक साथ डेवलप की जाती है, ठीक है ना, एक ही व्यक्ति के अंदर एक्टिव और पैसिव दोनों अगर एक साथ डेवलप की जाती है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर कंबाइंड इम्यूनिटी बोलते हैं। क्लियर है। ये कंबाइंड इम्यूनिटी कौन से इंडिविजुअल के अंदर प्रेफर्ड करते हैं, जो भी इम्यूनो जो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल है ना, यानी कि जिनका इम्यूनिटी पावर क्या है, डिक्रीज हो चुका है, तो उसके अंदर सबसे पहले कौन से टाइप की इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, पैसिव, यानी कि पहले उसकी बॉडी में क्या एंट्री करेंगे, कौन सा एंट्री करेंगे, एंटीबॉडी। फिर जैसे माइनस से 0 लेवल पर आएगा उसके बाद में किसकी एंट्री करवाएंगे, एंटीजन की, यानी कि एक्टिव। तो याद रखना, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज या जिनका इम्यून पावर बिल्कुल लो होता है ना, उन इंडिविजुअल के अंदर पहले तो कौन सी इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, पैसिव इम्यूनिटी, और उसके बाद में कौन सी करते हैं यहाँ पर, एक्टिव इम्यूनिटी। तो एक ही इंडिविजुअल के अंदर अगर दोनों टाइप की इम्यूनिटी डेवलप की जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर कंबाइंड इम्यूनिटी। क्लियर हो गया। इसके बाद में एक और टर्म्स आता है जो बहुत बार पूछा गया है, और वो है हर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, वो कौन सा है, हर्ड इम्यूनिटी। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ऑब्वियसली ये पूछा जाता है। देखो मैंने स्टार्टिंग के अंदर ही बोला था जब अपने क्लास शुरू की थी कि प्रत्येक इंडिविजुअल का जो इम्यून लेवल होता है ना वो डिफरेंट होता है। क्लियर है। यानी कि अगर 100 व्यक्ति अगर यहाँ पर हम खड़ा करें तो डिफरेंट का इम्यून पावर, डिफेंस पावर या फिर जो भी इम्यून पावर है वो क्या होगा, डिफरेंट पाया जाएगा। ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रत्येक इंडिविजुअल को अलग अलग ना देखते हुए और हम पूरा का पूरा जो कम्युनिटी लेवल है ना, थोड़ा सा समझना यहाँ पर, किसको, पूरे कम्युनिटी एरिया को हम एक यूनिट के तौर पर लेते हैं। ठीक है ना। जैसे पूरी सिटी का कोई भी एक कॉलोनी है, उसके अंदर हम देखेंगे कि
ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड यहाँ के व्यक्तियों के अंदर कितना डिफेंस पावर है ना। डिजीज को हमने एक चूज किया, कौन सा, ट्यूबरकुलोसिस, और हमने यहाँ पर पूरी कम्युनिटी लेवल है ना, पूरी एक कॉलोनी को अपने कम्युनिटी मान लिया। कम्युनिटी का मतलब क्या हो गया, ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन सोशल लाइफ है ना, स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कम्युनिटी बोलेंगे। तो वही है कि अगर डिफरेंट इंडिविजुअल की अगर अपन इम्यूनिटी लेवल स्टडी करेंगे वो तो अलग हो गया, लेकिन यहाँ पर पूरे कम्युनिटी के अंदर जितने भी व्यक्ति रह रहे हैं, अगर उनका एक साथ यदि हमें इम्यून पावर स्टडी करें किसी भी डिजीज से रिलेटेड, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हर्ड इम्यूनिटी बोलेंगे। क्लियर हो गया। यानी कि पूरे किसी भी डिजीज एविडेंस से रिलेटेड अगर प्रत्येक इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल का डिफेंस पावर स्टडी ना करके अगर पूरे एक ग्रुप ऑफ पीपल का यदि इम्यून पावर की अगर हम स्टडी करते हैं ना किसी भी डिजीज इश्यू से रिलेटेड, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। आई बात समझ में। और हमेशा याद रखना, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन है ना। एग्जाम्पल किसका, एक्सेप्शन का। जो टेटनस होता है ना, टेटनस, ठीक है, इसका पॉजिटिव एजेंट है क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी। कौन सा होता है, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी। इसके अंदर कभी भी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो सकती। तो याद रखिए, टेटनस टॉक्सोइड या टेटनस या फिर क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी के अंदर कभी भी हर्ड इम्यूनिटी इसके ऊपर हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। क्लियर है। इसके बाद में एक और आता है जिसको हम बोलते हैं लोकल इम्यूनिटी। क्या बोलेंगे उसको, लोकल इम्यूनिटी। यानी कि जब कोई भी इम्यूनिटी किसी लोकल रूट से प्रोवाइड की जाती है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर लोकल इम्यूनिटी बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो यानी कि अगर इम्यून पावर है ना किसी एक लोकल सिस्टम, किसी एक टारगेट सिस्टम या ऑर्गन को टारगेट करके अगर डेवलप की जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे, लोकल इम्यूनिटी बोलेंगे। अगर पूरी कम्युनिटी का एक साथ अगर इम्यून पावर स्टडी की जाती है, दैट इज कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी। और एक ही पर्सन के अंदर पहले तो पैसिव उसके बाद में एक्टिव दोनों टाइप की इम्यूनिटी एक बार डेवलप की जाती है ना, तो दैट इज कॉल्ड क्या बोलेंगे उसको, कंबाइंड इम्यूनिटी। तो यहाँ पर हमने इम्यूनिटी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट आते थे, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, दूसरा एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है, इसके अलावा कुछ टर्म्स जैसे कौन सा, कंबाइंड इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी और लोकल इम्यूनिटी, ये हमने अच्छे से डिस्कस किया। तो यहाँ से हमने इम्यूनिटी से रिलेटेड एक एक एविडेंस को देखा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो सबसे पहली बात देखो, स्टडी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर कोई कमियां दिखती हैं तो आप अपनी क्वेरी भी कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, उनके ऊपर हमारी टीम बरोबर काम करने की कोशिश करेगी। दूसरी बात, अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो ये आपका भी ये फर्ज बनता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये कंटेंट हर एक उस स्टूडेंट के पास पहुंचना चाहिए जो कि नोरसेट 2023 एम्स का सपना लेकर अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहा है। तो अगर कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद में बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। आई बात समझ में। तो नए कंटेंट के साथ फिर से बहुत जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।